नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम वैदिक काल से पूछे जाने वाले पिछले 20 वर्षों के प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कान का, ए कान का, बी गले का, सी बाहु का, डी कलाई का। तो इसका करेक्ट आंसर है गले का। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में निष्क सोने का एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। उत्तर वैदिक काल में इस शब्द का प्रयोग सिक्के या मुद्रा की एक विशिष्ट इकाई के रूप में होने लगा, जिसका उपयोग व्यापारिक लेन देन में किया जाता था। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गाय और मगध, अंग और मगध, ऑप्शन ए। बी कौशल और विदेह, सी कुरु और पांचाल, डी मत्स्य और शूरसेन। तो किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन ए, अंग और मगध। व्याख्या देखते हैं इसकी। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सिंधु घाटी से पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब में स्थानांतरित हो गया। इस काल में कुरु और पांचाल राज्य संस्कृति, साहित्य और धार्मिक क्रियाकलापों के मुख्य केंद्र बनकर उभरे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऋग्वेद में, ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अर्थवेद में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का मूल या शाब्दिक अर्थ गोष्ठ या वह स्थान है जहाँ पूरे कुल के मवेशियों, गायों को एक साथ रखा जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में यह एक ही मूल पूर्वज या ऋषि से उत्पन्न वंश परंपरा का प्रतीक बन गया। प्रश्न नंबर 4 है, ऋग्वेद में उल्लिखित कुछ सूक्तों की रचना करने वाली प्रमुख महिला विद्वान विदुषी कौन थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी सावित्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लोपामुद्रा। इसकी व्याख्या है, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ऋग्वैदिक काल की एक अत्यंत प्रसिद्ध विदुषी थी जिन्होंने कई ऋचाओं की रचना की थी। इस काल की अन्य प्रमुख विदुषी महिलाओं में घोषा, अपाला और विश्वारा शामिल है। गार्गी उत्तर वैदिक काल की विद्वान थी जो याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, यचिकेता और यम के बीच का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद से में वर्णित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन ए बी मुंडक उपनिषद, कठोर उपनिषद, ऑप्शन सी और केनोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कठोपनिषद। व्याख्या देखते हैं इसकी। यम मृत्यु के देवता और बालक नचिकेता के बीच आत्मा के स्वरूप, ज्ञान और अमरता से संबंधित गूढ़ दार्शनिक संवाद कठोपनिषद में विस्तार से दिया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुरोहितों के लिए, बी ऑप्शन नंबर ए पुरोहितों के लिए, ऑप्शन नंबर बी स्त्रियों के लिए, ऑप्शन सी गाय के लिए, ऑप्शन डी ब्राह्मणों के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गाय के लिए। अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगन्य का अर्थ है न मारे जाने योग्य या जिसका वध न किया जा सके। प्रारंभिक पशुपालक समाज में गाय की अत्यधिक आर्थिक और धार्मिक महत्ता के कारण ऋग्वेद में इसके लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। नेक्स्ट है, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय थीम क्या है? उपनिषद की थीम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक कर्मकांड, ऑप्शन ए बी दर्शन, सी विधि संहिता, डी राज व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है दर्शन।
उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जो ब्रह्मा, वैश्विक आत्मा, आत्मन, व्यक्तिगत आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी दार्शनिक अवधारणाओं पर केंद्रित है। यह कर्मकांडीय यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग पर बल देते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद ने उल्लिखित किस वैदिक नदी की पहचान आधुनिक रावी नदी से की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका देखते हैं परुष्णी, ऑप्शन ए अस्कनी, ऑप्शन सी वितस्ता, ऑप्शन डी बिपाशा। तो इसका करेक्ट आंसर है परुष्णी। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्राचीन नदी परुष्णी आधुनिक रावी नदी के समतुल्य है। इस नदी के तट पर इतिहास का प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अन्य नदियां इस प्रकार हैं: अस्कनी चिनाब नदी को कहते हैं, वितस्ता झेलम नदी को और बिपाशा ब्यास नदी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उत्तीर्ण प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनुस्मृति, ऑप्शन ए बी भगवत गीता, सी मुंडोपनिषद और डी ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद। व्याख्या देखते हैं इसकी। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है मूलतः मुंडकोपनिषद का एक मंत्र अंश है, जिसे भारत के राज्य चिन्ह पर नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। नेक्स्ट है 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन ए बी जवालोपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जवालोपनिषद। व्याख्या है यद्यपि छांदोग्य उपनिषद में केवल प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, परंतु जवालोपनिषद वह पहला ग्रंथ है जिसमें जीवन के चारों चरणों या आश्रमों का पहली बार स्पष्ट वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द बलि क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है कारीगरों पर लगाया गया अनिवार्य कर, बी प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार या कर, सी पुरोहितों को दी जाने वाली बलि दक्षिणा, डी समाज से निष्कासित लोगों पर लगाया गया दंड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार या कर। ऋग्वैदिक काल में बलि कबीले के लोगों द्वारा अपने राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला अनाज, घी या मवेशियों का नजराना था। उत्तर वैदिक काल में जब राजतंत्र संस्थागत हुआ तो यह अनिवार्य नियमित कर में बदल गया, जिसे भागदुग नामक अधिकारियों द्वारा एकत्र किया जाता था। नेक्स्ट है एशिया माइनर में स्थित बोगज-कोई अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? ऑप्शन ए है यह भारत और ईरान के बीच व्यापारिक मार्ग की जानकारी देता है, ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य के नाम मिलते हैं, ऑप्शन सी यह मूल वैदिक संस्कृत लिपि में लिखा गया है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। चौदहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बोगज-कोई तुर्की अभिलेख में हिती और मितानी राजाओं के बीच एक संधि दर्ज है। इस संधि की शर्तों के साक्षी के रूप में ऋग्वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है, जो आर्यों के प्रवासन और कालक्रम के निर्धारण में सहायक है। नेक्स्ट है अब भाग 2 में हम पढ़ेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो ये पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरफ दिया है वेद, दूसरी तरफ पुरोहित। ऋग्वेद का संबंध है होता से, सामवेद का उद्दाता से, यजुर्वेद का अर्धवायु से और अथर्ववेद का ब्रह्मा से। अब इनका मिलान इनको देखना है कि कौन सही है, कितने ऑप्शन सही है। केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है
ऑप्शन सी केवल 3 युग्म सही है, ऑप्शन डी सभी चारों युग्म सही सुमिलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों युग्म सही है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक वेद का मंत्रोच्चार व यज्ञ संपादन करने के लिए विशिष्ट पुरोहित वर्ग था। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वालों को होता बोलते थे, जैसा इसमें दिया गया ऋग्वेद के सामने होता है। सामवेद के संगीत में पदों का गान करने वालों को उद्दाता बोलते थे। यजुर्वेद के व्यवहारिक कर्मकांडों को संपन्न करने वाले को अर्धवायु बोलते थे तथा संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण व त्रुटियों का निवारण करने वालों को ब्रह्मा कहा जाता था। तो अथर्ववेद का पुरोहित हमारा ब्रह्मा हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त गविष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किस सामाजिक गतिविधि से है? ऑप्शन ए पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान की खोज, बी गायों के लिए होने वाला युद्ध व संघर्ष, सी दार्शनिक सभाओं का आयोजन, डी सिंचाई नहरों का निर्माण। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गायों के लिए होने वाला युद्ध व संघर्ष। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज मूलतः पशुपालक था, जहां गायों को ही सबसे प्रमुख संपत्ति माना जाता था। गवेष्टि का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है। गायों को प्राप्त करने या कबीलों के बीच होने वाले युद्धों को ऋग्वेद में गविष्टि कहा गया, जिससे यह शब्द युद्ध का पर्यायवाची बन गया। नेक्स्ट संभावित प्रश्न है, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल की लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, स्त्रियां सभा और समिति जैसी संस्थाओं की बैठकों में भाग लेने से पूर्णतः वंचित थी। दूसरा, समिति में आम कबीलाई जनमानस की व्यापक संस्था थी, जबकि सभा कुलीन या वृद्ध जनों की छोटी परिषद थी। तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। कथन एक गलत है, क्योंकि प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी और वे सभा तथा विदत जैसी राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय रूप में भाग लेती थी। किंतु कथन 2 बिल्कुल सही है, जो व्यापक जनसभा, समिति और विशिष्ट वरिष्ठ परिषद सभा को अंतर को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, केवल 2। समिति आम कबीलाई जनमानस की व्यापक संस्था थी, जबकि सभा कुलीन या वृद्ध जनों की छोटी परिषद थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समाज के 4 वर्णों के वर्गीकरण का सबसे पहला संदर्भ देने वाला पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा रिपीट करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समाज के 4 वर्णों के वर्गीकरण का सबसे पहला संदर्भ देने वाला पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10वां मंडल, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं इसकी। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसमें एक विराट आदि पुरुष के यज्ञ बलिदान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है और यही पहली बार समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। विशेषतः तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों के लौह युगीन में प्रवेश और सदा नीरा आधुनिक गंडक नदी तक उनके पूर्व की ओर विस्तार की भौगोलिक कथा का मुख्य विवरण कहाँ मिलता है? दोबारा रिपीट करते हैं। आर्यों के लौह युग में प्रवेश और सदा नीरा, जिसको गंडक नदी बोला जाता है, आधुनिक नदी तक उनके पूर्व की ओर विस्तार की भौगोलिक कथा का मुख्य विवरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी सतपथ ब्राह्मण, सी गोपद ब्राह्मण, डी तैत्तिरीय उपनिषद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपथ ब्राह्मण। व्याख्या देखते हैं।
शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की कथा के अनुसार राजा विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने वैश्वानर अग्नि का पीछा करते हुए जंगलों को साफ किया। यह अग्नि पूर्व में सदानीरा गंडक नदी तक गई, जो आर्य संस्कृति के पंजाब से बिहार तक के विस्तार को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 वैदिक प्रशासनिक अधिकारी को सूची 2 संबद्ध विभाग से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें है हमारा सूची 1 भागदुग सूची 1 अधिकारी है, सूची 2 विभाग और दायित्व। कौन सा विभाग किस अधिकारी पे था, तो इसको मिलान करना है। इसमें पहले देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम न देते हुए इसको समझा दिया जाता है। भागदुग ए जो अधिकारी संबंधित है, यह है राजस्व या कर संग्रहकर्ता से। इसका पहला होगा राजस्व या कर संग्रहकर्ता, जो कर संग्रह करते थे उसको भागदुग बोला जाता था। बी सूत का संबंध है राजा का सारथी और दरबारी कवि, ये वैदिक प्रशासनिक अधिकारी हैं। सी संग्रहिती, इसको बोला जाता है कोषाध्यक्ष। डी अच्छा बाप, पासे के खेल या धूत कीड़ा का अध्यक्ष। पासे के खेल या द्यूत क्रीड़ा का अध्यक्ष। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन क्या होता है, ए होता है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो दोस्तों ये हमारी PYQ MCQ के फॉर्म में दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए। अगर आपको ये क्विज़ पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलो।